सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो में जो इमेजेस इस्तेमाल की गई हैं ये सिर्फ विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए हैं ताकि आपको सुनने में मज़ा आए। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक बार मेरे चैनल के अंदर जाकर उन पार्ट्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहीं से इस नॉवेल की असली कहानी शुरू हुई थी। तभी आज का पार्ट आपको पूरी तरह समझ आएगा और मज़ा दोगुना हो जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त पार्ट। हान ली ने ज़्यादा सोचे बिना अपनी उड़ने वाली तलवारों को उस पर हमला करने के लिए भेजा, पर नतीजा सिर्फ कुछ दबे हुए टकराने की आवाज़ें थीं। हरे बालों ने तलवारों को रोक दिया, उन्हें कुछ नहीं हुआ। हन ली ने कड़वी मुस्कान दी, लेकिन हैरान नहीं हुआ। उस पर इतने सख्त बंदिशें लगी थीं। अगर तलवारों से उसका सिर कट जाता तो वही हैरानी की बात होती। उसने तलवारें वापस बुला लीं। फिर वो कुछ कदम आगे बढ़ा और अपनी बाँह झटकते हुए आस्तीन से नीली रोशनी की एक परत उस पर फेंकी। नीली रोशनी ने उस पर जादुई तरीके से असर किया और वो आकृति जमीन पर गिर पड़ी, अपना असली रूप दिखाते हुए। जब उसके चेहरे से बाल हटे तो साफ हुआ कि वो शरीर अब सिर्फ हड्डियों और सूखी त्वचा का ढांचा था, जैसे कोई सूखा हुआ शव। उसका मुंह थोड़ा खुला था और उसमें 2 इंच लंबे नुकीले दांत थे। बहुत डरावना दृश्य था ये तो। हान ली ने उसके हरे बाल और चेहरा देखकर कहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने इसे पहले कहीं देखा है, शायद किसी जेड स्लिप में। कुछ देर सोचने के बाद उसे इसका नाम याद आ गया। वो डर से चीख पड़ा, कैडेवर डीमन। उसे अचानक वो भयानक किंवदंतियां याद आ गईं जो इस भयंकर आत्मा के बारे में प्राचीन काल से कही जाती थीं। कैडेवर डीमंस एक तरह के जांगशी होते हैं, लेकिन ये आम ज़ॉम्बीज़ या कल्टीवेटर रिफाइंड कॉर्प्सेस जैसे नहीं होते। ये बहुत ही दुर्लभ और विशेष परिस्थितियों में ही बनते हैं। कोई नहीं जानता कि ये कैसे बनते हैं, लेकिन 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली, ये ज़रूरी है कि ये किसी नेसेंट सोल कल्टीवेटर की लाश हो। किसी साधारण कल्टीवेटर या आम इंसान की लाश से ये नहीं बन सकता। दूसरी, उस लाश में वुड या अर्थ एट्रीब्यूट की हेवनली स्पिरिट रूट होनी चाहिए, ताकि वो प्रकृति से शक्ति लेकर फिर से उठ सके। इसके अलावा वो कल्टीवेटर मरते वक्त दिल में भारी घृणा और बदला लिए मरा हो। उसकी आत्मा पुनर्जन्म के रास्ते पर ना जाकर उसी लाश में रुक जाए। वक्त के साथ साथ कुछ और अनजानी परिस्थितियां पूरी होने पर आत्मा और शरीर मिल जाते हैं और बनता है ये डरावना कैडेवर डीमन। ये आधा इंसान, आधा जांगशी और आधा आत्मा होता है। ना तो इसे धूप से कोई नुकसान होता है, ना ही ये अपनी जिंदगी की यादें और टेक्निक्स भूलता है। और क्योंकि ये बदले की भावना से भरा होता है, ये खून का प्यासा होता है। खासकर कल्टीवेटर्स का पीछा करता है, उनकी आत्मा को कॉर्प्स फायर से तड़पाता है और धीरे धीरे खाकर मजा लेता है। कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसी रूहों को देखे जमाना बीत चुका था। कैडेवर डीमन के शरीर की जबरदस्त ताकत के बारे में सुनी कहानियां याद करते हुए हान ली को थोड़ी निराशा हुई। अफवाहों के मुताबिक इस शरीर को सिर्फ असली फायर से धीरे धीरे जलाकर ही खत्म किया जा सकता था, या फिर इसकी सोल निकालकर उसे सील करना पड़ता। लेकिन कैडेवर डीमन मरा नहीं था। वो तो बस उस अजीब से गोल्डन टैलिस्मैन की वजह से अभी कुछ समय के लिए रोका गया था। हान ली को लगा कि कैडेवर डीमन को अपनी ताकत वापस पाने में अभी काफी वक्त लगेगा। यही सोचते हुए हान ली की नज़र उस जेड बॉक्स पर गई जो कॉर्प्स डीमन के पास रखा था, क्योंकि उसी बॉक्स की वजह से कैडेवर डीमन दबा हुआ था और अब तक जलकर राख नहीं हुआ, तो जाहिर था कि वो भी कोई तरह की सील ही थी। इस जेड बॉक्स, गोल्डन टैलिस्मैन और कैडेवर डीमन का आपस में गहरा रिश्ता देखकर हान ली ने अंदाज़ा लगाया कि शायद इसी बॉक्स में कैडेवर डीमन की सोल बंद थी। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर सोल बॉक्स में बंद थी तो कैडेवर डीमन अपने शरीर को कैसे चला पा रहा था, और कैसे वो अपनी चालाकी से हान ली को बॉक्स खोलने तक के लिए बहकाने में कामयाब हो गया। क्या सोल पूरी तरह निकाली नहीं गई थी और उसका कोई हिस्सा अभी भी उसके शरीर में बचा हुआ था? और फिर यह सवाल भी था कि उसके पास जेड स्पिरिट वेल कैसे आया? क्या उसे ये ट्रैप होने के बाद मिला? इन सब बातों पर सोचते सोचते हान ली की भौहें सिकुड़ गईं और वो गहरे सोच में डूब गया। कुछ देर बाद हान ली ने इन बेमतलब के सवालों को झटक दिया और यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढने लगा। कैडेवर डीमन को असली फायर से जलाने के लिए कम से कम नेसेंट सोल स्टेज की कल्टीवेशन चाहिए थी, और ऐसा करने में भी कई महीने लग जाते। मान लो हान ली के पास वो कल्टीवेशन होती भी, तब भी वो इतना समय और ताकत बर्बाद नहीं करता। उसने सोच लिया कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाएगा और कैडेवर डीमन को यहीं अकेला छोड़ देगा। भविष्य में अगर कोई और फ्री कल्टीवेटर गलती से यहाँ आ गया तो वो हान ली की जिम्मेदारी नहीं थी, और जब कभी कैडेवर डीमन यहाँ से भागेगा तो आसपास की बड़ी सेक्ट्स उसे संभाल लेंगी। लेकिन इन सब बातों के बाद भी हान ली की नज़र फिर से उस जेड बॉक्स पर जा टिकी। कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद उसने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर उसे उठा लिया और बिना कोई भाव दिखाए अपने स्टोरेज पाउच में रख लिया। उस जेड बॉक्स पर जो गोल्डन टैलिस्मैन लगा था, उसने कुछ बेहद अजीब तरह के टैलिस्मैन कैरेक्टर्स छोड़ रखे थे।
हान ली ने तय किया कि बाद में इसकी अच्छे से जांच करेगा, और जहां तक उस बॉक्स को खोलने की बात थी वो फैसला हान ली ने आगे के लिए छोड़ दिया जब उसकी कल्टीवेशन नासेंट सोल स्टेज तक पहुंच जाए। उस वक्त तक वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, फिर चाहे बॉक्स में कैसी भी स्पिरिट क्यों ना हो। उसके पास डिवाइन डेविल बिन लाइटनिंग, वीपिंग सोल बीस्ट और नेसेंट सोल कल्टीवेशन होगी, तो डरने की कोई बात नहीं। हान ली ने अपने हाथ में जेड सेप्टर घुमाया और उसके चारों ओर का लाइट बैरियर अचानक गायब हो गया। उसके सामने अब येलो वुल्फ था। हान ली चाहता था कि वो अर्थ मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके इस स्टोन रूम से बाहर निकलने का रास्ता बनाए, क्योंकि लापिस स्टोन चाहे जितनी भी रेयर और टफ हो, आखिर में वो भी पत्थर ही थी, तो उस पर अर्थ मूवमेंट टेक्निक असर जरूर करेगी। यही सोचकर हान ली ने वुल्फ को आगे बढ़ने का इशारा करने ही वाला था कि तभी उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने झट से पीछे मुड़कर उस कैडेवर डीमन को देखा जो अब भी बिल्कुल स्थिर खड़ा था। थोड़ी देर सोचने के बाद हान ली ने लंबी सांस ली और उसके पास जाकर उसके पैर को उठाया। वहां एक गड्ढा बना हुआ था और उस गड्ढे में स्नो क्लाउड फॉक्स बैठा हुआ ऊपर की ओर हान ली को बड़ी मासूम आंखों से देख रहा था। हान ली हल्का सा मुस्कुराया और बड़बड़ाया, तू तो काफी चालाक निकला, यहाँ छुप गया। इतना कहते हुए हान ली ने अपना हाथ घुमाया और एक नीली रोशनी उस छोटे से फॉक्स की तरफ बढ़ी। फॉक्स को पता चल गया था कि अब उसकी खैर नहीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हान ली की एज्योर लाइट बहुत तेज थी। वो हवा में ही उसे पकड़कर सीधा उसकी मुट्ठी में ले आई। हान ली ने सफेद फॉक्स को उसकी गर्दन से पकड़ा और स्टोन रूम से बाहर निकलने लगा। चलते हुए वो अपने आप से बड़बड़ाया, तेरी जिद भी गजब की है। न सिर्फ तूने पहले खुद को बचाया, बल्कि अब तक कैडेवर डीमन के साथ रहकर भी जिंदा है। ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। ये तो हैरान कर देने वाला है। ये कहते हुए हान ली के कदम अचानक रुक गए। जैसे ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया, उसका चेहरा बदल गया और उसने अपनी पूरी ताकत से उस व्हाइट फॉक्स को स्टोन वॉल की तरफ फेंक दिया। उसी पल डीमन फॉक्स की आंखों में एक नफरत सी झलकने लगी। उसके छोटे छोटे पैर अचानक बड़े हो गए और उसने अपने बर्फ जैसे सफेद पंजों से हान ली की छाती पर हमला किया। एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। हान ली चौंक गया और उसकी आंखों के सामने वो सफेद परछाई दीवार की तरफ जा गिरी। लेकिन वो फॉक्स बहुत फुर्तीला था। उसने हवा में ही खुद को मोड़ लिया और कमरे के एक कोने में गिरने से पहले कुछ बार लौट लगाई। अब उसकी आंखों में ठंडा सा गुस्सा था और वो बिना किसी चोट के सीधा खड़ा होकर हान ली को घूरने लगा। उसकी हरी आंखों में हल्की सी निराशा भी झलक रही थी। हान ली डर के मारे कांप गया। उसके कपड़ों में एक बड़ा सा छेद बन चुका था और वहां से हरे रंग की चमकती हुई इनर आर्मर दिख रही थी। वही आर्मर जो उसने वेन थियानरिन से छीनी थी। रॉयल स्केल प्लेट के नष्ट होने के बाद हान ली ने इसे पहनना शुरू किया था। उसे इसका नाम नहीं पता था, लेकिन वो जानता था कि ये रॉयल स्केल प्लेट से किसी भी मायने में कम नहीं थी। भले ही वो हमला अचानक और चालाकी भरा था, लेकिन ऐसा आर्मर जो आम मैजिक ट्रेजर से भी न कटे, उसके सामने वो हमला बेकार था। अब जब उसे होश आया तो हान ली ने उस व्हाइट फॉक्स को देखा और गुस्से से पूछा, तू है कौन? ये जो फॉर्म चेंज हुआ वो किसी लो ग्रेड डीमन बीस्ट के बस की बात नहीं। साथ ही उसने जेड सेप्टर घुमाया और अपने चारों ओर फिर से लाइट बैरियर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो हैरान रह गया। जेड सेप्टर अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसने येलो वुल्फ की तरफ देखा, लेकिन वो भी पहले की तरह चुपचाप खड़ा था। अब जब सामने एक खतरनाक दुश्मन था, हान ली ज्यादा सोच नहीं पाया और उसने अपने फ्लाइंग सोर्ड्स को अपने सामने ले जाकर एक सुरक्षात्मक दीवार बना ली। अब वो थोड़ी राहत महसूस करने लगा और तभी हान ली के कानों में उस स्नो क्लाउड फॉक्स की तरफ से इंसानी आवाज आई, मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिस पर तूने हमला किया था। तू भूल गया क्या? वो आवाज एक जानी पहचानी औरत की थी जिसमें थोड़ा मजाक था, और उसी वक्त वो फॉक्स अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। कुछ ही सांसों के भीतर वो डीमन बीस्ट बदलने लगा। उसका शरीर कई गुना बड़ा हो गया और उसकी सारी सफेद फर झड़ गई। अब उसके सामने एक खूबसूरत जवान औरत खड़ी थी जिसकी एक फॉक्स की पूंछ थी। हान ली के होठ सख्त हो गए और उसका चेहरा हैरानी से भर गया। वो औरत काले कपड़े वाली उसी महिला की हूबहू शक्ल लिए थी, बस फर्क इतना था कि अब वो पूरी तरह नग्न थी। अपनी भरी हुई छाती के साथ उसने हान ली की तरफ देखा और शरारत से बोली, मेरी डीमन फॉक्स इनकारनेशन तो कमाल की है, लेकिन उसकी चमकती आंखों में जरा भी गर्माहट नहीं थी। हान ली ने लंबी सांस ली और ठंडे स्वर में बोला, ये तू थी? उसने अनजाने में स्टोन प्लेटफॉर्म की तरफ देखा और पाया कि कॉर्प्स डीमन अब भी एकदम स्थिर था। थोड़ी राहत के साथ उसकी नजर फिर उस औरत पर गई। अगर कोई डीमन बीस्ट इंसानी रूप ले सकता है तो उसका ग्रेड कम से कम 8 होता है, लेकिन जब हान ली ने कैडावर डीमन के इस फॉक्स रूप को जांचा तो वो बस 7th ग्रेड डीमन बीस्ट निकला। हान ली को हैरानी तो हुई मगर डर नहीं। फिर भी वो अपनी स्पिरिचुअल सेंस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई और उसे याद आया कि हाई ग्रेड डीमन फॉक्सेस के बारे में उसने क्या पढ़ा था। ऐसी ज्यादातर डीमन फॉक्सेस इल्यूजन टेक्निक्स में माहिर होती हैं और कई तो अपने जैसे लेवल वाले कल्टीवेटर्स को भी बिना उन्हें पता चले अपनी मर्जी से नचा सकती थीं।
उनकी छिपने की काबिलियत सभी डीमन बीस्ट्स में सबसे तेज मानी जाती थी। पहले हान ली को इस बात पर शक था। उसने उस औरत को अपनी ज़बरदस्त स्पिरिचुअल सेंस से आसानी से देखा था, लेकिन अगर कैडावर डीमन में इतनी ताकत थी कि वो इंसान का रूप ले सकता था, तो उसने जेड बॉक्स से गोल्डन टैलिस्मैन क्यों नहीं हटाया? क्या वो अब भी उस टैलिस्मैन से डरता था? अगर ऐसा था भी, तो वो किसी लो ग्रेड कल्टीवेटर को किडनैप करके उसे ताबीज़ हटवाता। हान ली इन बातों पर गहराई से सोचता रहा। उसे लगने लगा कि ये डीमन फॉक्स सिर्फ कैडावर डीमन की एक साधारण रूपांतरण नहीं है, इसके पीछे कुछ और गहराई जरूर है। ये सोचते ही हान ली ने फिर से खुद को शांत किया और उस नग्न औरत की ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक सख्त और जानलेवा इरादा था। चाहे तुम कैडावर डीमन का रूप हो या नहीं, आज हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। इतना कहते ही हान ली ने बिना कोई झिझक अपनी उड़ने वाली तलवारों की तरफ इशारा किया और उनकी तलवारों से निकली नीली रोशनी हवा में लहराने लगी। कुछ ही पलों में वो रोशनी एक धुंध में बदल गई और कमरे के उस कोने को पूरी तरह ढक लिया जहां डीमन फॉक्स खड़ी थी। हान ली के हमले को देखकर वो लड़की हल्की सी मुस्कुराई और अपनी गुलाबी होंठों को चाटते हुए हंसी। उसकी हंसी इतनी मोहक थी कि रूह तक हिल जाए। फिर वो सफ़ेद रोशनी में बदलकर अचानक गायब हो गई। नीली धुंध बस कमरे की लापिस स्टोन दीवार से टकराई और वहां कई गोल निशान छोड़ गई। हान ली ने भौहें सिकोड़ लीं और जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल सेंस से पूरा कमरा टटोला, लेकिन डीमन फॉक्स का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी छुपने की कला हान ली से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। फिर भी हान ली बिल्कुल शांत रहा। उसने ठंडे मन से अपनी स्टोरेज पाउच पर हाथ मारा और उसमें से एक छोटी सी चांदी की घंटी निकाली। जाओ, हान ली ने जोर से कहा। वो घंटी चमकने लगी और उड़ते हुए उसके सिर से 1 मीटर ऊपर जाकर रुक गई। हान ली ने हाथों से एक मंत्र मुद्रा बनाई और मुंह से एक सांस में नीली छी उस घंटी की तरफ फूंकी। वो पुरानी घंटी तेज रोशनी में चमकी और जोर की गूंज पैदा हुई। क्योंकि कमरा पूरी तरह से बंद था, इसलिए इस चांदी की घंटी की ध्वनि का असर ज्यादा होना था और फिर पूरे कमरे में कंपन होने लगा। हवा हान ली के आसपास 20 मीटर तक कांपने लगी। तभी वो नग्न औरत एक सफेद चमक के साथ अचानक सामने आ गई और लड़खड़ाते हुए जमीन पर आई। हान ली को इस बात से थोड़ी खुशी हुई, लेकिन साथ ही वो हैरान भी था। डीमन फॉक्स एक आम ग्रेड 7 डीमन बीस्ट से भी कमजोर लग रही थी। क्या ये इसलिए था क्योंकि कैडावर डीमन को पहले ही चोट लग चुकी थी जब इसका रूप बना? यही सोचते हुए हान ली ने बिना देर किए अपनी हथेली से 5 नीली तलवारों की धारियां फेंकी। एक एक करके ये 1 मीटर लंबी रोशनी की धारियां उस औरत के शरीर को चीरती चली गईं। फिर एक दर्द भरी चीख के साथ वो औरत जमीन पर गिर गई और उसके नीचे खून की एक झील बनने लगी। हान ली थोड़ी देर तक हैरान खड़ा रहा कि ये सब इतना आसान कैसे हो गया, लेकिन तभी उसके हाथ में पकड़ा जेड सेप्टर अचानक गर्म हो गया और उसमें से लाल रोशनी निकलकर उसके पूरे शरीर को घेरने लगी। तुरंत ही किसी अनदेखे कोने से कई चांदी की डोरियां हान ली पर हमला करने आईं, लेकिन जैसे ही वो लाइट बैरियर अचानक बना, उसने उन हमलों को रोक लिया। क्या? नहीं! एक मर्द और एक औरत की आवाज़ एक साथ गूंज उठी। हान ली डर से थोड़ा हिल गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और उसी दिशा में जहां से चांदी की डोरियां आई थीं, मुंह से एक नीली रोशनी छोड़ दी। तभी एक बार फिर से उसी मोहक हंसी की आवाज गूंजी और एक दूसरी जगह से सफेद चमक के साथ वो नग्न औरत फिर से सामने आ गई। वो अपनी छाती को ढके खड़ी थी। हान ली का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने झटके से वहां देखा जहां वो औरत पहले गिरी थी, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। हान ली ने सूखे होंठों को दबाया और गुस्से में कहा, इल्यूजन टेक्निक। वो औरत हंसी, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी नज़र हान ली के पास खड़े पीले भेड़िए पर पड़ी और उसके चेहरे पर थोड़ा हैरानी का भाव आ गया। हान ली ने यह देखकर अपना ध्यान उस भेड़िए पर डाला, फिर जेड सेप्टर की तरफ देखा और उसकी आंखों में सोच आ गई। जो लाइट बैरियर बना था वो हान ली के कहने पर नहीं बना था। क्या आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने अपनी मर्जी से उसे बचाया था? और तभी उसे याद आया उस बड़े सिल्वर वुल्फ का राज जो लाल और पीले भेड़ियों के मिलन से बना था। हान ली का मन भारी हो गया। वो औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि जेड सेप्टर फिर से चमका और उसमें से लाल रोशनी निकली। उसी रोशनी के साथ लाल भेड़िया भी बाहर आया। फिर लाल और पीला भेड़िया मिलकर एक तेज रोशनी में बदल गए। हान ली यह देखकर हैरान रह गया और सेप्टर को कसकर पकड़ लिया। कोई जल्दबाजी नहीं की। जैसा कि उसने सोचा था, एक गोल चांदी की रोशनी फूटी और उसमें से 3 मीटर ऊंचा सिल्वर वुल्फ प्रकट हुआ। वो हवा में तैर रहा था और डीमन फॉक्स को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। वो नग्न औरत नहीं जानती थी कि ये सिल्वर वुल्फ क्या है, लेकिन जैसे ही वो सामने आया, उसका दिल एकदम से धड़कने लगा और उसे अंदर से अनहोनी का डर महसूस हुआ। उस भेड़िए की नजरों के सामने उसका मोहक चेहरा झमसा गया। उसे अब समझ आया कि मामला उसके लिए सही नहीं है। उसने अपनी भौहें चढ़ाईं और गंभीरता से मुंह से एक गुलाबी खुशबूदार धुंध निकाली, जिसने पलक झपकते ही उसके शरीर को ढक लिया।
वो धुंध पूरे कमरे में फैल गई। हान ली को नहीं पता था कि यह धुंध क्या कर सकती है, लेकिन उसने सांस लेना तुरंत बंद कर दिया और गंभीर चेहरा बनाते हुए अपनी स्पिरिट बीस्ट पाउच को पकड़ा। उसे यकीन था कि चाहे डीमन फॉक्स की टेक्निक कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो उसके हजारों गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स के हमले को सह नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही हान ली ने पाउच खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, सिल्वर वुल्फ ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देख वो चौंक गया। सिल्वर वुल्फ ने अपना मुंह खोला और उसमें से सैकड़ों चांदी की रोशनी की गोलियां उस धुंध में छोड़ दी। फिर एक दहाड़ मारते हुए वो भेड़िया उस धुंध में छलांग मार गया। हान ली इतना चौंका कि उसने अपने बीटल्स बुलाना रोक दिया। अगले ही पल वो चांदी की गोलियां एक के बाद एक फटने लगीं। चांदी की रोशनी और गुलाबी धुंध आपस में टकराने लगीं और डीमन फॉक्स की गुस्से भरी चिल्लाहट गूंजने लगी। फिर सिल्वर वुल्फ उस धुंध में घुस गया। तुम क्या कर रहे हो? ये मुमकिन नहीं। तुम नहीं। जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो वो सोच भी नहीं सकती थी, वो चिल्लाई। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज गायब हो गई। हन ली का चेहरा बदल गया और उसने नैरोड आई से उस धुंध की ओर देखा। फिर धुंध धीरे धीरे स्पिरिचुअल पावर की कमी से गायब होने लगी और छिपा हुआ दृश्य सामने आया। हन ली का चेहरा तिरछा हो गया जब उसने देखा कि डीमन फॉक्स नग्न हालत में जमीन पर कांप रही थी। उसके शरीर के एक तरफ गुलाबी और दूसरी तरफ चांदी की रोशनी थी, जो शरीर के बीच में मिलकर टकरा रही थी, जैसे कोई जंग हो रही हो। पोजेशन? हन ली हैरानी में चिल्लाया। चांदी की रोशनी धीरे धीरे गुलाबी को हटा रही थी। नहीं! वो औरत चिल्लाई और अपना सिर पकड़कर कराहने लगी। फिर उसका शरीर सफेद रोशनी में चमकता हुआ बदलने लगा। कुछ सेकंड में वो फिर से एक खूबसूरत सफेद लोमड़ी बन गई। अब तक गुलाबी रोशनी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसके शरीर की कल्टीवेशन भी अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो बस एक सामान्य डीमन बीस्ट लग रही थी। वो सफेद लोमड़ी जमीन पर थककर बैठी थी, लेकिन उसके शरीर पर चांदी की रोशनी और तेज हो गई थी। हन ली ने जेड सेप्टर कसकर पकड़ रखा था और उसके चेहरे पर उलझन थी। उसे साफ लग रहा था कि सिल्वर वुल्फ ने उस शरीर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ये पता नहीं था कि अब वो उस वुल्फ को काबू में रख भी पाएगा या नहीं। कुछ देर बाद हन ली ने लंबी सांस ली। अब फॉक्स की कल्टीवेशन इतनी कमजोर थी कि कोई खतरा नहीं लग रही थी, और वैसे भी सिल्वर वुल्फ ने उस पर कोई बुरी नीयत नहीं दिखाई थी। हन ली शुरू से ही सिल्वर वुल्फ के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो खुद ही सक्रिय हो गया था। अब तो ये तय था कि उसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी है। हन ली चुपचाप सोच में डूब गया और उसका चेहरा बदलता रहा। तभी सफेद लोमड़ी के शरीर की चांदी की रोशनी कम होने लगी और वो धीरे धीरे उठी, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम चली, लड़खड़ाकर फिर से गिर पड़ी। हान ली ये देखकर हंस पड़ा। लोमड़ी ने उसकी हंसी सुनी और गुस्से से उसकी तरफ देखा। तभी हान ली के कानों में एक औरत की आवाज आई। हंसी क्यों आ रही है? अभी तो मैंने इस शरीर पर कब्जा किया है, थोड़ा वक्त लगेगा इसे अपनाने में। हान ली की हंसी वहीं थम गई। उसने अपनी नाक खुजाई और बुदबुदाया, तो तुम भी एक औरत हो? तो जानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगला पार्ट आने वाला है बहुत जल्द। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो अगला पार्ट तो आएगा, लेकिन हो सकता है वो आपके पास पहुंचे ही नहीं।